भले ही वे लाखों दिलों की धड़कन हो, पर दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर्स का इतिहास ऐसा है कि आपको जिंदगी भर के लिए झकझोर दे। सिम्पसन्स के खुफिया राज से लेकर स्टार वॉर्स के असली विलन तक पेश हैं दुनिया के कुछ सबसे जाने माने कैरेक्टर्स के पीछे का इतिहास। नंबर 10, पोकाहॉन्ट्स। डिज्नी की 1995 वाली फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो पोकाहॉन्ट्स इतिहास की सबसे रोमांटिक कहानी लगेगी, पर वो फिल्म तथ्यात्मक तौर पे सही नहीं है और पोकाहॉन्ट्स की असलियत तो कुछ और ही है। पोकाहॉन्ट्स सिर्फ एक निकनेम था जिसका मतलब था शरारती। असल में उस मूल अमेर की लड़की का नाम माटोआका था और वो फिल्म के 27 वर्षीय नायक जॉन स्मिथ के संपर्क में आने के वक्त महज 10 साल की थी। उम्र में इतना फर्क देखने के बाद आपको ये जानकर बड़ी राहत होगी कि फिल्म में दिखाई गई सारी रोमांटिक बातें पूरी तरह से काल्पनिक थीं, क्योंकि असल में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। एज गैप को इग्नोर कर भी दिया जाए तो असलियत में जॉन उतने भले इंसान नहीं थे जितना फिल्म में दिखाया गया है। वे भी उस वक्त के बाकी कॉलोनियल अधिकारियों की तरह क्रूर और सख्त थे। इतना ही नहीं, फिल्म का वो मशहूर सीन तो याद ही होगा जिसमें पोकाहॉन्ट्स स्मिथ की जान बचाती हैं। उस सीन में भी असली घटना को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था और ये स्मिथ के बयान पर आधारित थी। पोकाहॉन्ट्स सच में पोहेटन कबीले के लिए ट्रांसलेटर और दूत की तरह काम करती थी, पर बड़े होने के बाद उसके जीवन ने बहुत ही निराशाजनक मोड़ लिया। किशोरावस्था में ही उसकी शादी एक मूल अमेरिकी से कर दी गई, पर वो कहीं लापता हो गया। उसके बाद जल्द ही उसे बंदी बना के जॉन रोल्फ नाम के एक कॉलोनियल अधिकारी से ब्याह कर दिया गया। जाहिर है इसमें उसकी सहमति नहीं रही होगी, पर उसे रोल्फ के साथ ब्रिटेन भेज दिया गया, जहाँ लोग उसे किसी विचित्र प्राणी की तरह देखने आते थे। 1617 में 20 साल की उम्र में ब्रिटेन से अमेरिका वापस लौटते वक्त टीबी या निमोनिया से पोकाहॉन्ट्स की मौत हो गई और उसके मरने के बाद अंग्रेजों और पोहेटन लोगों के बीच के संबंध खराब हो गए और दोबारा कभी पहले जैसे नहीं हुए। और सबसे जरूरी बात तो ये कि पोकाहॉन्ट्स की असल जिंदगी में फिल्म की तरह यकायक सुरीले गाने नहीं बजते थे। नंबर 9, जार जार बिंक्स। 1999 की स्टार वॉर्स द फैंटम मेनेस, जो जार जार बिंक्स को लोगों को हंसाने के मकसद से रखा गया था, पर बहुत से दर्शकों को वो बड़ा ही इरिटेटिंग लगता था। बहुतों का तो ये तक मानना था कि उसने पूरी सीरीज ही बिगाड़ दी थी, पर जार जार की असलियत उससे कहीं ज्यादा थी। एक फैन थ्योरी की माने तो ओरिजिनली उसे शिकार पर झपटने के लिए तैयार एक सुपर विलन के तौर पे लाया गया था। रेडिट यूजर लुम्पावारू के हिसाब से जार जार एक सिथ लॉर्ड था और अगर जॉर्ज लुकस ने इरादा ना बदला होता तो आगे चलकर वो दुष्ट पैल्पटीन का साथ देता। भले ही ये बकवास लगे, पर लिम्पावारू ने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी पेश किए। पहला तो ये कि जार जार ड्रंकन फिस्ट वुशु नाम की प्राचीन युद्ध कला में माहिर था। ये कला देखने में बड़ी सुस्त लगती है, जिससे सामने वाला अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में लेने की गलती कर बैठता है, पर असल में इसकी हर एक चाल बड़ी सोची समझी होती है। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी बुद्धू से दिखने वाले कैरेक्टर के पास कमाल की पावर्स निकली हो। अब योटा को ही ले लीजिए। लिम्पावारू आगे कहते हैं कि जार जार फोर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, वरना 2 जेडी इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर अपने साथ इस बोझ को भला क्यों ले जाते। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो सीनेट में भी घुसा होगा और फिर उसे ढा दिया। थ्योरी ये भी कहती है कि आगे चलकर जार जार का सच दुनिया के सामने आता, पर ऑडियंस को उससे इतनी चिढ़ हो गई कि आखिर ल्यूकस को उसकी जगह काउंट डुकू नाम का एक नया कैरेक्टर लाना पड़ा। वैसे अगर इससे प्रीक्वल इंटरेस्टिंग बने तो मैं इस थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 8, ग्रिमेस। ग्रिमेस को नहीं जानते तो देख लीजिए। ये है रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स का गोल मटोल पर्पल दोस्त। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये बच्चों के पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में उनके मिल्क शेक छीनता होगा या उन्हें दौड़ाता होगा। वैसे ग्रिमेस अब ऐसा नहीं रहा, ये तो काफी पहले की बात है। अपने शुरुआती दिनों में ग्रिमेस एकदम अलग किस्म का कैरेक्टर था। इसका असली नाम था द ईवल ग्रिमेस और रोनाल्ड का ज्यादातर समय उसे बच्चों को तंग करने से रोकने में ही बीतता था। मैकडी के भूतपूर्व चीफ क्रिएटिव ऑफिसर रॉय बर्गोल्ड बताते हैं कि ग्रिमेस का पहला अवतार बड़ा ही बदसूरत था और उसके कई हाथ पैर थे और वो गलत नहीं कह रहे थे। 1970 और 80 के दशक के इन विज्ञापनों और ग्रिमेस की बड़ी बड़ी आंखें देखकर तो यही लगता है कि ये कोई बच्चों का कैरेक्टर नहीं बल्कि अंधेरी गलियों में घूमने वाला कोई शैतान राक्षस है। फिर पेरेंट्स की शिकायतें आना शुरू हो गयी कि बच्चे इन एड्स को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद ग्रिमेस को रीडिजाइन करके बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाया गया। पर कुछ लोग कहते हैं कि ईविल ग्रिमेस की आत्मा आज भी मैकडी के मिल्क शेक में भटकती है। नंबर 7, 3 ब्लाइंड माइस।
थ्री ब्लाइंड माइस के लिरिक्स बहुत ही भयानक हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो एक किसान की बीवी 3 अंधे चूहों को काट देती है, लेकिन जब आप जानेंगे कि असल में ये किस पे आधारित है तो नर्सरी की ये कविता और भी खतरनाक लगेगी। किसान की बीवी असल में सम्राट हेनरी अष्टम की बेटी क्वीन मैरी प्रथम की तरफ इशारा है। 1609 में छपी ये कविता 1555 में क्वीन मैरी के आदेश पे मारे गए 3 किसानों के किस्से की तरफ संकेत करती है। मैरी एक कट्टर कैथोलिक थी और प्रोटेस्टेंट्स को प्रताड़ित करने के लिए जानी जाती थी। कविता का ब्लाइंड शब्द बताता है कि कैथोलिक्स का कहना था कि प्रोटेस्टेंट्स को सत्य नहीं दिखाई देता, यानी वे अंधे हैं। पर कविता के वो चूहे तो फिर भी किस्मत के धनी थे कि उन्हें सिर्फ चाकू से काटा गया। उन बेचारे किसानों को तो मैरी ने खंबे में बांधकर जिंदा जलवा दिया था। इस रानी को ब्लडी मैरी का निकनेम दिया जाना तो बिल्कुल जायज था भाई। नंबर 6, मो जिस्लाक। द सिम्पसंस के फैन अच्छी तरह जानते होंगे कि बार्ट द्वारा की जाने वाली प्रैंक कॉल से बारटेंडर मो को कितना गुस्सा आता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि ये प्रैंक कॉल्स पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये 1970 के दशक में जर्सी सिटी डाइव बार की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मो का कैरेक्टर बार के मालिक लुइस रेड ड्यूश से प्रेरित था, पर उसे टीवी शो के लिए उचित बनाने के लिए वॉइस आर्टिस्ट हैंक एजेरिया ने थोड़ा ठंडा कर दिया। जिम डेविडसन और जॉन एल्मो बार बार फोन करके ड्यूश को परेशान करते थे। वे दोनों कॉल करते और ड्यूश का आक्रामक रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते। बाद में उन्होंने इन रिकॉर्ड्स की कैसेट रिलीज की, जो कि 80 के दशक में बहुत हिट हुई। वैसे ड्यूश का कार्टूनी स्वरूप बहुत ही शालीन है, क्योंकि उनकी असली भाषा तो किसी पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे के पीछे लिखी गालियों से भी भद्दी है। मो की तरह रेड भी उन कॉलर्स को शरीर में मौजूद सारी हड्डियां तोड़ देने की धमकी देते थे, और साथ में ऐसा और भी बहुत कुछ कहते थे जिसे यूट्यूब पे तो नहीं दिखाया जा सकता। अगर किसी बंदे को परमानेंटली गुस्से में देखना आपको अच्छा लगता है तो वो रिकॉर्डिंग्स आप जरूर सुनिएगा। नंबर 5, श्रेक। 2001 की क्लासिक मूवी श्रेक का नायक जिंदगी के कठिन लम्हों में भी अच्छाई तलाशने में अपना समय बिताता था, पर जब आप जानेंगे कि वो किससे प्रेरित था तो मामला और भी रोचक हो जाएगा। मॉरिस टिलेट रशियन फ्रेंच मूल के एक रेसलर थे जो एक्रोमेगाली नाम की बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी के चलते उनके चेहरे, हाथ और पैर की हड्डियां सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी और मोटी हो गई थी। 1930 के दशक में जब वे रेसलिंग की दुनिया में उतरे तो उनके अजीब लुक के चलते लोगों ने उन्हें द ऑग्रे ऑफ द रिंग कहना शुरू कर दिया। वैसे मॉरिस और श्रेक की तस्वीर साथ में देखी जाए तो दोनों की शक्ल वाकई मैच खाती है। वैसे दोनों के इस संबंध को आधिकारिक रूप से कभी नहीं कंफर्म किया गया, पर श्रेक में भी एक रेसलिंग सीन था। मॉरिस को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर और क्या उपाय होगा। खैर ये नहीं पता कि मॉरिस इसके बारे में क्या सोचते, पर ये श्रेक की ही देन है कि लोग आज लगभग 100 साल बाद भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी श्रेक को मर्दाना सुंदरता की पराकाष्ठा माना जाता है, सो किसी को भला इससे क्या दिक्कत हो सकती है। नंबर 4, डम्बोज क्रोज। डम्बोज के हाल ही की रिमेक में जिम क्रो की वापसी नहीं हुई। जिम काफी विवादास्पद माने जाने वाले कौओं के एक झुंड का लीडर था। विवादास्पद क्यों? 2 कारण है। पहला ये कि इन पक्षियों को अब अफ्रीकन अमेरिकन के रेसिस्ट कैरिकेचर के रूप में देखा जाता है, और दूसरा ये कि 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका में नस्ल भेद को बढ़ावा देने वाले कुछ कानूनों को भी जिम क्रो कहा जाता है। ये कानून 1965 में आकर पूरी तरह से रद्द किए गए। इसलिए जाहिर है जब 1941 में डिज्नी ने इस कार्टून को रिलीज किया तो अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को ये शब्द बहुत बुरा लगा होगा। और भी ज्यादा मूड खराब करना है, चलिए आपको खुद डम्बो के पीछे का किस्सा सुनाता हूँ। ये कैरेक्टर विक्टोरियन युग के लंदन के एक मशहूर अफ्रीकी हाथी से प्रेरित था, जिसका नाम था जम्बो। उस जमाने में एनिमल राइट्स बड़े दूर की बात थी और जम्बो को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। उसके आखिरी साल एक सर्कस में बीते और 1885 में ट्रेन पे लोड किए जाते वक्त बेचारी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। सुनी हुई चीजों को दिमाग से भुलाने का कोई तरीका पता हो तो बता देना मुझे भी। नंबर 3, डॉक्टर निक रिविएरा। डॉक्टर निक भी सिम्पसंस का एक मजेदार कैरेक्टर है, जिसकी बकवास डॉक्टरी देखकर शो में बड़ा मजा आता है। पर निक की डॉक्टरी के पीछे एक असली डॉक्टर की प्रेरणा है, डॉक्टर जॉर्ज निकोपोलस, जिन्हें उनके क्लाइंट डॉक्टर निक कहते थे। पर जॉर्ज कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं थे। रॉक एंड रोल के शहंशाह कहे जाने वाले एल्विस प्रेस्ले की सेहत का ख्याल रखना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। एल्विस के आखिरी 10 सालों में डॉक्टर निक ही उनके फिजिशियन थे, और वे एल्विस को जरूरत से बहुत ज्यादा दवाइयां खिलाई जाने के लिए जाने जाते थे। अपने दूसरे फेमस मरीजों के साथ भी वे ऐसा ही करते थे, और 1980 में उन्हें इस बात के लिए सजा भी हुई। 1977 में एल्विस की मौत हो गई। मौत का इल्जाम सीधे तौर पर डॉक्टर निक पर तो नहीं गया, पर बहुत से लोग मानते हैं कि ये उनके द्वारा दी गई दवाओं की ज्यादा खुराक का ही नतीजा था। नंबर 2, द टिन मैन। 1939 की क्लासिक द विजर्ड ऑफ ओज में टिन मैन की तरह दिल को सुकून पहुंचाने वाले बहुत से कैरेक्टर्स हैं, पर मासूम से लगने वाले इस बोल्ट के ढेर की पिछली कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एल फ्रैंक बॉम की 1900 वाली ओरिजिनल नॉवेल में टिन मैन की शुरुआत निक चॉपर नाम के एक लकड़हारे के रूप में हुई थी। निक को विकेड विच की एक मंचकिन सेवक से प्यार हो गया था। जब उस चुड़ैल को इसका पता चला तो उसे खुरापात सूझी। विच ने निक की कुल्हाड़ी पे जादू कर दिया, जिससे कुल्हाड़ी
खिलाड़ी ने एक एक करके निक के सारे हाथ पैर काट दिए, पर किसी बायोनिक सुपर हीरो की तरह निक ने मेटल के हाथ पैर लगा लिए। अंत में उसका सिर भी मेटल से बदल दिया गया, जिसके बाद उसकी आत्मा टिन के शरीर में रहने लगी। पर टिन मैन ने अपने कटे हुए सिर को फेंका नहीं, बल्कि उसे टांग कर फिरता रहा और उससे बातें भी करता। आप पूछेंगे उस मंचकिन का क्या हुआ जिससे निक प्यार करता था? वो निक के कटे हुए बॉडी पार्ट से बने एक आदमी के साथ रहने लगी। क्या अजीब किस्से हैं भाई, मेरा तो सिर ही घूम जाएगा। नंबर 1, मार्ज सिम्पसन। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि मार्ज सिम्पसन के अजीब नीले छत्ते जैसे बालों का क्या राज है, तो चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। होमर सिम्पसन जैसे आदमी से ब्याह हो जाने के कारण मार्ज का जीवन बड़ा अजीबोगरीब है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि शो के क्रिएटर मैट ग्रोनिंग ने सिम्पसन परिवार के हेड के बारे में ओरिजिनली क्या प्लान कर रखा था, तो आपको मिस्टर बर्न्स के नग्न शरीर पर पेंटिंग करना भी नॉर्मल लगेगा। ग्रोनिंग द सिम्पसन्स को लाइफ इन हेल नाम की अपनी पुरानी कॉमिक स्ट्रिप से जोड़ना चाहते थे। वो कॉमिक्स फेस पहनने वाले ट्विंस और इंसान जैसे खरगोशों के इर्द गिर्द घूमती थी। 1977 से 2012 तक चलने वाली इस कॉमिक्स ने ही ग्रोनिंग का करियर चमकाया था, सो उन्होंने इसे सम्मानित करने की सोची। इसके लिए उनको सबसे अच्छा आइडिया ये आया कि क्यों ना अपनी नई लीडिंग लेडी को खुफिया तौर पर एक खरगोश ही बना दिया जाए। पर एकदम असल जिंदगी से मेल खाने वाले शो द सिम्पसन्स में इसे कैसे फिट किया जाता? सिम्पसन है भाई, मार्ज को ऐसी अजीब हेयर स्टाइल दे दी जिसका राज शो के फाइनल में ही जाकर खुलता है। जी हाँ, मार्ज के बालों के गुच्छे में उनके खरगोश वाले कान छिपे हुए हैं। जाहिर है फिनाले कभी आया ही नहीं। ये शो दुनिया का सबसे चलने वाला कार्टून शो बना, जो आज भी जारी है। सो कहा नहीं जा सकता कि उस ओरिजिनल प्लान को त्याग दिया गया या नहीं, पर 90 के दशक के लोकप्रिय सिम्पसन्स आर्केड गेम में इस बात को दिखाया गया था। बिजली का झटका या कोई दिक्कत होने पर मार्ज की असलियत सामने आ जाती थी। सच कहूँ तो मुझे होमर की चिंता हो रही है भाई। अगर ये बात फैल गई कि पिछले 30 सालों से वो एक खरगोश के साथ सोते आ रहे हैं, तो जमाने भर में नाक कट जाएगी। इसमें से किस कैरेक्टर के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आप भी किसी कैरेक्टर के पीछे की रोचक कहानी से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।